आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी सीख सके। ठीक है, उसी आंसर राइटिंग को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ऐसा मान लो कि इकोनॉमिक्स का अगर बेस है ना तो वही है, उसके बिना अगर आप पेपर में बैठोगे तो 2-3 क्वेश्चन तो गलत होने हैं। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ केंद्रीय बजट 2025-26। आपको पता है कि फरवरी में हमेशा बजट आता है अपना, सरकार पेश करती है और इस बजट में सरकार क्या बताती है कि उनकी इनकम कितनी होगी, उनको आय कितनी होने वाले हैं और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, उनका खर्च कितना है, इसके बारे में बताया जाता है। और हर साल फरवरी मंथ में ये आता है, फरवरी की स्टार्टिंग में। अब बजट से पिछली बार मेंस में मैं बात कर लेती हूँ, मेंस 2023-24 की, जो कि आपका कब हुआ, 21 जुलाई को हुआ। ठीक है, तो इसमें मेंस में इंडियन इकोनॉमिक्स में एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जिसने पूछ लिया कि अंतरिम बजट में जो कि सरकार के द्वारा रखा जाता है, आपको पता है कि दोनों में मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पर जाके देखना कि अंतरिम बजट और फाइनल बजट में क्या अंतर है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब इस बजट से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं, उस बजट में बात की गई थी, तो इस बार क्या नहीं पूछा जाएगा, बजट से कुछ ना कुछ चीज तो पूछी जाएगी। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। और प्री वाले बच्चों के लिए तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी से थोड़े फैक्ट याद करके चलेंगे तो सरकार आने वाले टाइम में क्या करने वाली है आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, और जब करेगी तो आप एग्जैक्ट फैक्ट याद कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बजट के बेसिक से। सबसे पहली बात, केंद्रीय बजट 2025-26। बजट जो है सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। पहली चीज, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक जो हमारा पूरा साल है, वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, अपना कब तक आता है ये, अप्रैल में शुरू होता है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, जो अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार को क्या इनकम होगी, कितना वो कमाएगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्च होगा, उसके बारे में बताया जाता है। मान लीजिए आपके बजट की मैं थोड़ी सी बात करूं, ठीक है, आपका बजट है 50,000 रुपए साल का, बहुत कम है लेकिन अभी आप स्टूडेंट है तो 50,000 बहुत है आपको। अब इस 50,000 में से आपका खर्चा कितना हो जाए, 52,000 हो जाए। ठीक है, और इनकम आपकी कितनी है, 50,000 है इनकम, और आपका ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब इन दोनों को मिला करके आपको कितना घाटा हो गया, 2,000 रुपए का घाटा हो गया। तो ये घाटा क्या है, कैसे होता है, आप मेरी एक यूट्यूब पर क्लास डाली हुई है, राजस्थान इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जब बजट कवर किया था, आप वहां से ये चीज कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बजट की बात करने आई हूँ कि बजट क्या होता है, समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 112 में, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 112, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, मैम आप पढ़ा बजट रही हो और बोल वार्षिक वित्तीय विवरण रहे हो, तो एक बात आपको बता दूं कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वहां पर क्या उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स पूरे फाइनेंस ईयर में क्या क्या होगा फाइनेंस के क्षेत्र में, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। पॉइंट क्लियर। बजट से पहले आपको पता है कि सर्वे भी रखा जाता है, सर्वे कि सरकार ने पिछले साल क्या कर लिया, और जो सर्वे का रोल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेंस 2023-24 की मैं बात करती हूँ, तो उसमें राजस्थान इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको समझ में आएगा कि सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है। पॉइंट क्लियर। चलिए, ये बात समझ में आ गई कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां पर क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 112, भाग कौन सा, 5। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसको प्रस्तुत कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट तैयार करते हैं तो इसकी कॉपी भी भेजी जाती है,
तो किसको भेजी जाती है? बजट तैयार जब करते हैं तो कौन बजट तैयार करता है? तो एक बजट प्रभाग है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बजट प्रभाग। आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है वित्त मंत्रालय। आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर 5 भाग है, ठीक है, उनमें से एक भाग कौन सा है? आर्थिक मामलों का विभाग, और उसके अंदर एक बजट प्रभाग है जो कि बजट से संबंधित कार्य करता है, बजट को तैयार करता है। बात आती है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब डाला रखा गया? 1947। उस टाइम पे आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। अब सरकार 2017 तक 2 बजट पेश करती थी। अब मैं आपको बता दूं, आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार के द्वारा रेल बजट और आम बजट को कब अलग किया गया? तो 2017 में अलग किया गया। 2017 तक रेल वाला बजट अलग आ जाता और आम बजट अलग आता था। अब दोनों का कंबाइन आने लगता है। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। बजट में होता क्या क्या है? जब हम बजट को पेश करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहला, राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, मतलब आपकी आय और कैपिटल कितनी होने वाली है, आपका रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट कितना रहेगा उसके बारे में। अब इस आय को बढ़ाया कैसे जाए? हम लोग भी तो आए दिन यही सोचते रहते हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़े, यही तो सोचते हैं ना, तभी तो तैयारी कर रहे हैं आरएस की, ठीक है। उसके बाद में व्यय कितना होने वाला है? मान लो आप एक शादी में जा रहे हो, उस शादी में आपको कितना खर्चा आने वाला है, आप उसका अनुमान लगाते हैं पहले, ठीक है। फिर आप उसमें ये भी अनुमान लगाते हैं कि इतना पैसा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, इतना पैसा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। फिर अगर थोड़ा कम बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। फिर आपको लास्ट में एक पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में कितना प्राप्त हुआ और मेरा कितना एक्चुअल में खर्च हुआ। और साथ में आर्थिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, मतलब आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में और वित्तीय क्षेत्र में हम किस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गए? 5 चीजें बजट में पेश की जाती है। पहला, अनुमान किस किस का, कि हमें कितना इनकम होने वाला है, और दूसरा कितना व्यय होने वाला है। फिर तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कितना मिला उसके बारे में बात करता है। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट अपना जो आर्थिक और वित्तीय नीति का होता है, और एक बढ़ाने के तरीके। 5 पॉइंट याद हो गए? 5 पॉइंट कैसे हैं? पहला, अनुमान। अनुमान में भी 2 अनुमान, एक आय का, एक व्यय का, ठीक है। अब दूसरा है कि हमारी जो आय है उसको बढ़ाने का तरीका। 3 पॉइंट याद हो गए? 3 के बाद में व्यय वास्तविक कितना है, रियलिटी तो पता होनी चाहिए ना, वास्तविक ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता होनी चाहिए। और लास्ट में कुछ पॉलिसी होती है कि क्या क्या होने वाला है, टैक्स सिस्टम में क्या करेंगे, ये सारी चीजें। अभी जो बजट वाली क्लास है ना, हम 3 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास आज आपको मिल रही है जिसमें हम बेसिक बजट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इस बजट में आपको बजट से बेसिक रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता दी जाएगी। अब इस बजट में किसकी बात की गई है उनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास बजट में और क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, और उससे अलग फिर जेंडर बजटिंग बताई जाएगी, ठीक है। तीनों ही मीन्स लायक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे इसमें कवर है। यहाँ तक घटक समझ में आ गए? आगे चलते हैं। बजट के चरण क्या होते हैं, कैसे कैसे बजट पेश किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? बजट को पेश किया जाता है। बजट पेश करने के बाद में सदन में लोग बैठे होते हैं, ठीक है, एमएलए जो एमपी जो होते हैं वो बैठे होते हैं, वो इस पर चर्चा करते हैं। फिर इस पर चर्चा होने के बाद में इसको कहाँ भेजा जाता है? विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, जो कि टोटल कितनी है? 24। उसके बाद में अनुमान मांग पर जितना भी अनुदान है उस पर मतदान किया जाता है। अनुदान पर मतदान देने के बाद में एक विधेयक पास किया जाता है जिसे बोला जाता है विनियोग विधेयक, कि अनुदान कितना होगा। और फिर लास्ट में विधेयक कौन सा आता है? वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। पहला क्या? प्रेजेंटेशन। दूसरा फिर उस पर क्या? डिस्कशन। तीसरा क्या? उसकी जांच, ठीक है, चेक। फिर उसके बाद में वोटिंग होती है, और फिर 2 विधेयक, एक विनियोग विधेयक और एक। इनकी डिटेल्स के लिए आप इकोनॉमिक्स वाले सर की क्लासेस देख सकते हैं। पेड वाले बच्चे तो उनकी तो क्लासेस चल ही रही हैं। जो हमारा बैच जो 12 फरवरी को स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन बैच, उसमें इकोनॉमिक्स खत्म भी हो गई है। अब हम लोग नया बैच जो हमारा
ऑनगोइंग होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है, जिसके ऑफर को आप देख सकते हैं। ऑफर को आप कहाँ चेक कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट करके या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर, ठीक है। 12 फेब वाले में तो सीट नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है, अब एक नया बैच आने वाला है, वहां पर आप देख सकते हैं चीज। नेक्स्ट है अब बजट में प्रमुख आंकड़े। मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी इन फैक्ट को याद मत करो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कौन से वाले, राजस्थान वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो, एक राजस्व प्राप्तियां देख लो, ठीक है। उसके अलावा राजस्व प्राप्तियां वास्तविक कितनी हुई 2023-24 में, लगभग 27,000 करोड़, 27 लाख, लगभग कितनी, 27 लाख। 2024-25 में अनुमान कितना लगाया था, 31 लाख का। इसके बाद में 2024-25 में संशोधित अनुमान कितना लगाया, 30 लाख का। और अब बजट में कितना अनुमान लगाया है, 34 लाख का। कितना, 34 लाख का इस बार का अनुमान है। इसके बाद में पूंजी प्राप्तियां कितनी हुई, 17 लाख का अनुमान था, ठीक है। इसके बाद 16 लाख, बाद फिर 16 लाख का और फिर 16 लाख का, तो इस बार भी कितना का अनुमान है, 16 लाख। कुल प्राप्तियां एक ये देखना है आपको, कुल व्यय देखना है, ठीक है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा और एक प्राथमिक घाटा, ये चीजें आपको याद करनी है। अब ये क्या होती हैं, तो उसके लिए आप किससे कांटेक्ट करेंगे, अपने इकोनॉमिक्स वाले से। बाकी मैं बता देती हूँ, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटा देंगे तो राजस्व घाटा मिल जाएगा। राजकोषीय घाटा, कुल आय में से कुल व्यय घटा देंगे तो आपको राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। प्राथमिक घाटे में क्या होता है, जो ब्याज आपने देनदारियां हैं उनको देने के बाद में राजकोषीय घाटा से जो घटा देते हैं वो हमारा क्या होगा, प्राथमिक बजट होगा। राजस्व प्राप्तियां हमारी ऐसी इनकम जिसमें न तो देयता बढ़ेगी, वो वाला होता है, ठीक है। और पूंजी प्राप्तियां जिनमें सरकार के ऊपर देयताएं बढ़ जाती हैं, वो वाला है। पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी और जो आपको कांटेक्ट करना है वो फिर आप इकोनॉमिक्स वाले सर आपको डिटेल्स में कराएंगे, यहाँ मैं बजट के फैक्ट आपको कवर करवाने आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे सरकार का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। तो देखो 2025-26 में सरकार का खर्चा कितना है, टोटल कितना है, 50 लाख के आसपास का है। कितना, 50 लाख का। उसमें अब ये देखो कि सबसे ज्यादा किसका है, लगभग 12 लाख तो हम ब्याज में दे देंगे, मतलब सरकार 12 लाख, कितना पैसा, 12 लाख तो किसमें देने वाली है, अपने ब्याज में। परिवहन में लगभग कितना, 5 लाख। रक्षा में कितना होगा उसका खर्च, 4 लाख के आसपास। और सब्सिडियों में देखो एक कितना बड़ा सेक्शन सब्सिडियों में जा रहा है। क्या सब्सिडी हमारे सिस्टम के लिए ठीक है, सब्सिडी देना, हाँ कुछ लोग जिनकी जो हाशिए पर स्थित लोग हैं उनके लिए सब्सिडी वाला प्रोविजन ठीक है, लेकिन क्या जो लोग भ्रष्टाचार करके इनका लाभ उठा रहे हैं, पेंशन स्कीम्स उठा रहे हैं, क्या उनके लिए ठीक है। तो इस पर भी हम कभी किसी क्लास में बात करेंगे, आप लोग एक बार सोच लेना। कुल देख लिया और टॉप 3 देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और एक सबसे कम देख लेना, पूर्वोत्तर के विकास के लिए सिर्फ कितने, 5,915 ये करोड़, ठीक है। 12 लाख करोड़, ये 5,915 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें है, 12 लाख करोड़ ब्याज में खर्च हो रहा है। परिवहन में कितना, 5 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। रक्षा में कितना, 4 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। और टॉप 3 के बाद में सबसे कम देख लेना, पूर्वोत्तर के विकास में 5,915 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सरकार का राजस्व व्यय हमें देखना है, ये रुपया सरकार के पास आता कहां से है और जाता कहां कहां पे है। सरकार का पैसा आया कहां से, हमारे पास पैसा कहां से आया और रुपया जाता कहां से। अब इसको कैसे बांटते हैं, जो 1 रुपया है ना उसमें से डिवीजन देना शुरू कर। जो सरकार है इसमें देखो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, तो उधार और अन्य देयताओं से रुपया आता है, कितने, 24 पैसे। कितना, लगभग 1/4 किससे आता है, उधार और अन्य देयताओं से। फिर दूसरे नंबर पे हमें पैसा सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, 22 पैसे आयकर से, ठीक है, इनकम टैक्स से। उसके बाद में जीएसटी और अन्य से कितना, 18 पैसे, और निगम टैक्स से कितना, 17 पैसे, ठीक है।
लगभग 25% कहाँ से? उधार और अन्य देयताओं से। जीएसटी और इससे कितना? 18 पैसे। आयकर से 22 पैसे और निगम कर से 17 पैसे। बस इतना आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाए। तो सीक्वेंस एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या है सीक्वेंस, थोड़ा सा देखो। सबसे ज्यादा हमारे पास पैसा कहाँ से आया? उधारी से। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर पैसा आया इनकम टैक्स से, आईटी से। फिर आया जीएसटी से 18 पैसे और लगभग 17 पैसे जो है कॉर्पोरेट टैक्स। अब पैसा जो ये तो आ गया, आया है, जाएगा भी तो सही, जो आया है वो जाएगा। अब कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? सबसे ज्यादा पैसा हमारा किसमें खर्च होता है? केंद्रीय और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, जो हमारे सरकार के कर हैं उनमें से फाइनेंस, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो राज्यों को कर के लिए डिसाइड करता है कि कितना कर उनको राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटा जाना चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा ब्याज देने में पैसा खर्च होता है, ब्याज अदायगी। तीसरे नंबर पे हमारा पैसा जो खर्च होता है वो अपना केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में होता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं। बस टॉप 3 याद रख लीजिए। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया कि पैसा आया कहां से? सबसे ज्यादा उधारी से आता है, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से और फिर किससे? अपने कॉर्पोरेटिव टैक्स से। अब पैसा जाता कहाँ पे है? तो राज्यों को करों का हिस्सा देने में, दूसरे नंबर पे ब्याज में और तीसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंटर सेक्टर क्षेत्र की योजनाएं जो होती हैं उनके द्वारा जाता है। आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि अपने क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, आपको डेमो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। हालांकि मेरी करंट की क्लास तो आपको यूट्यूब पर मिलती ही है ऑलवेज। हमारा आरएस का जो बैच चलता है उसमें करंट अफेयर्स तो आपको यूट्यूब पर मिलता है। इसके अलावा और डिटेलिंग के लिए आप मेरे साथ पेड बैच पर आ सकते हैं, जहां पर हम चीजें इस तरह से कवर करेंगे कि सिलेबस के जो टॉपिक करंट में है ना उनकी डिटेलिंग्स तो आपको वहीं पर नोट्स मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा? एक तो करंट की साइड सरकार ये आरपीएससी का पूछने का ट्रेंड रहता है, टॉपिक पूरा मिल गया, टॉपिक की अब बॉटम से लेके अब अप्रोच आपको पता चल गई कि क्या डेफिनेशन है और क्या डेप्थ है। ठीक है, पूरा पता चल जाता है। तो इस तरह की चीजों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे 3 तरह के बैच चल रहे हैं, एक गोल्ड बैच, सिल्वर बैच और कॉम्बो गोल्ड बैच। तो आपको अगर लेना है पेड बैच तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चल आगे चलते हैं। अब बजट 2025-26 में 4 इंजन बताए हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक। मुझे 2024 ही याद है अभी तक। 2047 तक क्या बनने जाता है? 2047 तक भारत विकसित भारत की थीम के साथ में 4 विकास इंजन को इस बार लेकर आया है, जिनमें से क्या है? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात संवर्धन। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एम, डेस्टिनी, या फिर कि निर्यात संवर्धन है, इसको नियत ही लिख दिया है निर्यात, निर्यात कर दो भाई इसको। मैं वही सोच रही थी, एक्सपोर्ट इनहांस, एक्सपोर्ट इनहांस। ठीक है, एम और ई, बस इसको ई को याद रख लेना थोड़ा सा। और एम से आपको याद हो जाएगा, एम आपका क्या है? आरएस का है। यहाँ आप थोड़ा सा ई याद रखना। ए से एग्रीकल्चर, आई से अपना इन्वेस्टमेंट और एम से एमएसएमई। आज हम सिर्फ आपके 2 इंजन पढ़ेंगे, ए और आई। एमएसएमई और एक्सपोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जनरल बजटिंग पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि में सरकार ने क्या क्या बात की। इस बार सरकार एक योजना के बारे में बात की है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना में क्या किया जाएगा? 100 जिले कवर करेंगे। कितने? 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे। कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे? 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड। लक्ष्य क्या है? जब फसल कट जाती है तो उसकी भंडारण सुविधा को बढ़ाने, जैसे जो साइलो खुलते हैं ना, साइलो केंद्र होते हैं, फाइलो होते हैं, साइलो होते हैं, देखना बताना भाई मेरे को, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ नाम में। सिंचाई की सुविधा में सुधार करना, ये जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। धान अच्छा होगा तो धन अच्छा आएगा, उसी के लिए ये योजना चलाई। इसके बाद में दलहन जो होती हैं अपने जो
एक सेकंड रुकना, जो पल्सेस होती हैं उनमें इंडिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक 6 वर्ष का अभियान चलाया गया है। कितने साल का? 6 साल का। याद रखना, दलहन के लिए जो अभियान है वो कितने साल का है? 6 साल। अब सरकार के द्वारा क्या किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसे जो है किसान लोन ले सकते हैं, उसकी क्रेडिट सीमा कितनी कर दी? 5 लाख रुपए कर दी। पहले कितनी थी? 3 लाख। इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। तो यहाँ भाई किसान कर लेना, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए हाई क्वालिटी के बीज मिल सके, इसके लिए भी एक क्या चलाया गया है? नेशनल मिशन चलाया। अब आपको ना मेंस में क्वेश्चन कैसे दे सकता है, देखो, बजट 2025-26 के कृषि इंजन पर टिप्पणी करें। इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, वहां आपको ये सारे पॉइंट्स लिख। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या करना है, कपास में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मिशन कितने साल के लिए? 5। बिहार में क्या है ना, इलेक्शन है, तो इस बार बजट में बिहार के बारे में भर भर के बात की। बिहार में क्या खोला जाएगा? मखाना बोर्ड। फसलों और सब्जियों के कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भी व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। सप्लाई चैन मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहां पर फसल और सब्जी की क्या हो सके? कुशलता पूर्वक आपूर्ति हो सके। चले आगे चलते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में मत्स्य। आपको पता है कि कृषि वाले क्षेत्र में मत्स्य आता है, पशुपालन आता है, फसल वाला क्षेत्र आता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या करना है? मत्स्य क्षेत्र में काम करना है। कहाँ पे? ये जो अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हाई सी है, 200 मीटर, 200 नैनोमीटर है। आपको पता है ना कि ये जो भारत है, कुछ संबंध क्षेत्र होता है, कुछ आंतरिक क्षेत्र होता है, एक हाई लेवल हाई सी एरिया होता है, वहां पर क्या करना? मत्स्य क्षेत्र पर काम करना। राष्ट्रीय विकास हेतु अंडमान और निकोबार पर ध्यान देना। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में उर्वरक लिमिटेड है, ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के नाम से, उसमें 12.7 मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र लगाना। आपको पता है कि यूरिया कृषि के क्षेत्र में बहुत काम आता है, नाइट्रोजन का एक अच्छा सोर्स है, तो उसी न्यू यूरिया प्लांट लगाना है। कहाँ पे? असम के ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा इंजन, एमएसएमई। अभी क्या किया गया है? एमएसएमई की संशोधित परिभाषा दी गई। 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा की गई है। एमएसएमई के लिए ऋण कवर कितना? 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद। नई परिभाषा अभी बता रही हूँ, आगे चल। ठीक है, चमड़ा और फुटवेयर के लिए क्या? फोकस प्रोडक्ट स्कीम। खिलौने क्षेत्र के विकास के लिए कितना? मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा। बिहार में क्या किया जाएगा? एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। सेंटर का नाम देख लो, खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना। आपको पता है, मैंने अभी बताया जैसा कि बिहार में क्या होने वाले हैं? इलेक्शन, तो बिहार में फोकस तो रहेगा ही। नेक्स्ट है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी क्या खोला गया? एक फंड्स ऑफ फंड, कितने करोड़ का है? 10,000 करोड़। आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पी लेती हूँ, फिर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन कवर करवानी है मुझे, 2 मिनट। चलिए देखिए, एमएसएमई की डेफिनेशन नई वाली देख लेते हैं हम, क्या बात करते हैं।
आपको पता है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन दी जाती है वो किस बेस पर दी जाती है? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। क्या टर्नओवर का मतलब? पूरे साल में कितना पैसा आया, उसमें आपको सब कुछ जोड़ा जाता है। ये नहीं कि आप अपनी इनकम को, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको घटा देंगे, वो सब कवर नहीं होता। अब एमएसएमई तीन तरह के होते हैं, एक माइक्रो, एम से माइक्रो, एस से आपका स्मॉल, और नेक्स्ट है मीडियम। ठीक है। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट रखा गया है वो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना कर दिया गया है। कितने गुना? 2.5 गुना। मतलब अब इन्वेस्टमेंट माइक्रो में कितना होना चाहिए? 2.5 करोड़ का। कितना होना चाहिए माइक्रो में? 2.5 करोड़ का। वहीं स्मॉल में कितना? 25 करोड़ का। और मीडियम में कितना? 125 करोड़ का। पहले से कितना गुना कर दिया है? 10 गुना कर दिया गया है। एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट समझ में आया? एमएसएमई की फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसमें से माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट कितना रखा है? 2.5 करोड़। स्मॉल के लिए कितना रखा है? 25 करोड़। और मीडियम के लिए कितना? 125 करोड़। पहले कितना था? ये 1 करोड़ था, ये 10 करोड़ था, और ये 25 करोड़। पॉइंट सॉरी, ये 50 करोड़ था भाई, इसको 50 कर लो। हाँ, ये 50 था। अब टर्नओवर कितना है? तो टर्नओवर कितना कर दिया? 10 करोड़ माइक्रो के लिए। इसके लिए कितना कर दिया? 100 करोड़। और इसके लिए कितना कर दिया अपना? 250 करोड़। 250 करोड़। दैट मीन्स पहले कितना था? 5 करोड़। इसका था अपना 50 करोड़। और इसका था अपना 250 करोड़। ये 500 कर दिया है मैंने, इसका ही लिख दिया। एक सेकंड रुकना है ना, मैं इसको, ये कितना है? 500 करोड़। दैट मीन्स पहले से कितना कर दिया? उसको दुगना कर दिया, ऑलमोस्ट कितना बढ़ा दिया? 5 से 10 कर दिया। 100 से कितना? 50 से कितना कर दिया? 100 कर दिया। 5 का दुगना किया, 50 का दुगना किया, और 250 का दुगना कर दिया। टर्नओवर पहले से कितना? 2 गुना। और इन्वेस्टमेंट पहले से कितना? 2.5 गुना कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया? एमएसएमई की डेफिनेशन एक बार दोबारा समझा रही हूँ, सुन लीजिएगा। एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आपको कैसे याद रखना है? 2.5 याद रख लो। ठीक है, उसके बाद चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। इधर 25 याद रखना है, और इधर कितना? 125। पॉइंट क्लियर? 2.5, फिर 25, और फिर 125। अब यहाँ पे कितना? 100, 10, 100 और 5। याद हो जाएगा? इजी है, एक बार दोबारा देखो। 2.5, 25, 125। यहाँ तो 25 25 वाला चल रहा है, मतलब 25 25 लिख लेना, और फिर इसके आगे एक। और यहाँ चल रहा है 10, फिर 100, और ये है 5। बस ये आपकी एमएसएमई की डेफिनेशन थी। इन्वेस्टमेंट पहले से 2.5 गुना कर दिया, और टर्नओवर पहले से कितना कर दिया? 2 गुना। ठीक है। अब बजट का जो दूसरा इंजन और तीसरा और फोर्थ इंजन है, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगी। उससे पहले आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, अपने बैच चल रहे हैं, एक सिल्वर बैच, सिल्वर बैच के अलावा अपना चल रहा है एक गोल्ड बैच और एक कॉम्बो वाला बैच। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो जल्दी एनरोल कर लीजिए। ऑफर भी आपको मिल रहा है, जिनको भी ऑफर का फायदा उठाना है तो ये रहे कॉन्टेक्ट नंबर। इसके अलावा अगर आप ऑफर लेते हैं तो ऑफर कम, जो कोचिंग है वो तो मिल ही रहा है आपको। इसके अलावा आप मेरा कोड यूज करेंगे तो उस पर 10% एक्स्ट्रा और ऑफ मिलेगा। तो जल्दी आ जाइए प्लेटफॉर्म पे, वहां पर और अच्छे से डिटेलिंग में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।